हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तो आज का टॉपिक हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हमने क्या सीखा? समीकरण के बारे में जाना, फिर एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जाना, और फिर आज का टॉपिक हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक। तो समीकरण में क्या बताया गया था कि समता का वह कथन, इक्वलिटी का वह स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं, अज्ञात राशि या चर होते हैं, वह क्या कहलाता है? समीकरण। समता का वह कथन जिसमें एक या एक से अधिक अज्ञात राशि या चर होते हैं, वह समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, उसको क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। वह समीकरण जिसमें चरों की अधिकतम घात एक हो, उसे कहेंगे रैखिक समीकरण, ठीक है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या? जिसमें क्या एक चर हो, जिसमें एक चर हो उसे क्या कहेंगे? एक चर वाला रैखिक समीकरण। और जिसमें दो चर आए हों उसको क्या कहेंगे? जिसमें दो चर होंगे उसे क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। उससे क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आया कि नहीं? जब एक चर होगा तो एक चर वाला रैखिक समीकरण, जब दो चर होंगे तो उसे क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण की परिभाषा आप क्या कहेंगे? वह समीकरण जिसमें क्या दो चर हो उसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। आइए इसकी परिभाषा देखें, स्टैंडर्ड परिभाषा। दो चरों में रैखिक समीकरण, ठीक। दो चरों में रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या है? ऐसा समीकरण, ठीक है, ऐसा समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या हो? जीरो हो। इस टाइप का समीकरण कोई हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या हो? जीरो हो, जहां ए बी सी क्या हो? वास्तविक संख्या को बिलोंग करते हो। आर, कैपिटल आर, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आपको पता होगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्याएं जो है उनको भी वास्तविक संख्या कहते हैं, और जो अपरिमेय संख्या उनको भी क्या को कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। या संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने वाली संख्याओं को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। या परिमेय या अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो उसको हम क्या कैपिटल आर से लिखते हैं। उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। तो ए बी सी जो यहाँ पे दिया है, x का गुणांक a है और y का गुणांक कितना है? b है, और ए सी अचर पद, ये तीनों क्या है? वास्तविक संख्या को बिलोंग करेंगे। ये कोई वास्तविक संख्या है ना यहाँ पे, लेकिन क्या दिया है? अज्ञात के टाइप दिया है ना। तो एबीसी किसको बिलोंग करेंगे? वास्तविक संख्या को, जहां पे क्या होना चाहिए? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये देखे जीरो हो गया, अभी इसको जीरो कर दे तो ये क्या हो जाएगा? बी वाई प्लस सी। क्या हो जाएगा? बी वाई प्लस सी। क्यों? अगर इसमें ए को हम जीरो कर दे तो क्या हो जाएगा? बी वाई प्लस सी। बोलिए, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण रह गया? नहीं, नहीं रहेगा ना। अगर ए को जीरो कर दे तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहाँ रह गया? बी वाई प्लस सी हो गया। दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है ना। क्यों? अब मान लो इसमें बी बराबर जीरो रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अगर बी को हम जीरो कर देते हैं तो ए एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इसमें देखिए दो चर हैं, इसमें दो चर हैं। क्यों? इसमें दो चर हैं? नहीं है ना। तो ये जरूरी है कि ए और बी को क्या जीरो नहीं होना चाहिए। ए और बी जीरो ना हो तभी वो दो चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा, ठीक है। अगर ए और बी दोनों को जीरो कर दो तो क्या? सी बराबर जीरो बचेगा। तो इसमें क्या एक भी चर नहीं है। क्यों? तो ये क्या है? इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी हमारा जीरो नहीं हो सकता। इसमें से कोई भी, चाहे ए हो चाहे बी हो, किसी एक का जीरो होना दो चरों वाला रैखिक समीकरण को प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए पूरी परिभाषा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस
सी बराबर 0, जहां ए बी सी क्या वास्तविक संख्या को बिलोंग करते हैं, नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। के रूप का समीकरण दो चरों एक्स व वाई में रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक, अगर इस टाइप का कोई समीकरण दिया हो जहां ए बी सी क्या कर रहा हो, वास्तविक संख्या को बिलोंग कर रहा हो, जहां ए और बी 0 के बराबर ना हो, तो इस रूप का समीकरण जो है वो क्या करेगा, चलो एक्स व वाई में रैखिक समीकरण कहलाता है। ऐसे में देखिए एग्जांपल जैसे 2x प्लस 3y बराबर 0। अब इसमें देखिए 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर क्या 0। ठीक, ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं। देखिए इसमें ए है और ए बी है। ठीक है, दो क्या है, ए है और तीन क्या है, बी है। तो ए और बी क्या 0 नहीं है, यही तो कह रहा था, ए और बी इसमें क्या 0 नहीं है। और ये जो सी है ये प्लस सी है, तो 2x प्लस 3y प्लस सी बराबर 0 क्या इस टाइप का समीकरण क्या कह रहा है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, देखिए इसमें सी 0 अगर कर देते हैं तो भी क्या आपका समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, तब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ये सिर्फ कंडीशन किसके लिए, ए और बी 0 नहीं होना चाहिए, सी 0 हो सकता है, किसी किसी समीकरण में क्या सी 0 रहेगा। ठीक, तो इस टाइप इस रूप के समीकरण को क्या बोलते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और देख लीजिए, मान लीजिए दिया हुआ √2 x प्लस √7y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों, ये भी क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर सी ना लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, √2x प्लस √7y बराबर 0। तो इसमें देखिए क्या दिया है, बोलिए। यहां पे a √2 क्या है, a है और √7 क्या है, b है। तो a और b 0 नहीं है, और एक्स वाई में ये क्या समीकरण दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, ऐसे में ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई समीकरण दिया हो 2x प्लस 4x प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही है। क्यों, समझ में आ रहा है। अब इसके आगे चलते हैं, दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण। दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण ये क्या होता है, दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण ये क्या होता है, बोलिए क्या होगा ये। अभी तक तो हमने पढ़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले युगपत समीकरण क्या होता है, जो दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म या युगपत रैखिक समीकरण कहते हैं। युगपत मतलब क्या, जोड़ा। युगपत, युगपत मतलब क्या होगा, जोड़ा, जो पेयर में आता है। ठीक है, युगपत क्या यानी पेयर, युग में जो आता है, ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे, युगपत समीकरण। मतलब उसका दो समीकरण एक साथ आना चाहिए। ठीक है, दो समीकरण क्या हो एक साथ जब रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, युगपत समीकरण कहेंगे। ठीक है, युगपत रेखीय समीकरण। तो युगपत रैखिक समीकरण या रेखीय समीकरण। ठीक, दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म या युगपत रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे दिया हो 3x प्लस -2y इक्वल टू 5, 5x प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक, अब ये दोनों समीकरण एक साथ हैं। ठीक, ये दोनों समीकरण क्या है, एक साथ हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। एक समीकरण ये है, एक समीकरण है। जब दो समीकरण दो रैखिक समीकरण एक साथ आए तो उसको क्या कहेंगे, युगपत रैखिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, युगपत रैखिक समीकरण। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल देखिए,
मान लीजिए दिया हो x प्लस वाई बराबर 3 और इसी के साथ और कोई समीकरण दे दे √2 x प्लस √3 वाई बराबर 2। ठीक, अब ये दो समीकरण एक साथ है, एक यहाँ पे आया था दो समीकरण एक साथ में और यहाँ पर ये दो समीकरण एक साथ में, तो ऐसे समीकरण को क्या बोलेंगे? युगपत रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे? युगपत रैखिक समीकरण। ठीक है, अब दो युगपत रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? यदि कर्मित युग्म एक्स वाई अर्थात एक्स और वाई का वह मान जो युगपत समीकरण के युग्म को क्या है, यानी युगपत समीकरण में क्या होंगे? दो समीकरण होंगे। यदि उन दोनों समीकरण को क्या करे, वो एक्स वाई का वह मान जो युगपत समीकरण के दोनों समीकरण को क्या करे, संतुष्ट कर दे, तो एक्स वाई क्या कहलाएगा? उस समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? उस समीकरण का हल। यदि कर्मित युग्म एक्स वाई अर्थात एक्स और वाई का वह मान जो युगपत समीकरण के दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर देता है, वह युगपत समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ आप इसकी परिभाषा देख लीजिए क्या है। ठीक है, यदि कर्मित युग्म एक्स वाई अर्थात एक्स और वाई का वह मान जो युगपत समीकरण के दोनों समीकरण को संतुष्ट कर देता है, वह युगपत समीकरण का हल कहलाता है। मोटा मोटा आप ये जान लीजिए कि दो समीकरण दिया रहेगा, युगपत समीकरण का मतलब क्या? दो समीकरण दिया रहेगा, उसको हल करेंगे, एक्स और वाई का मान आएगा, या एक्स वाई का ऐसा मान लीजिए, दो समीकरण दिए हों, एक्स वाई का ऐसा मान लीजिए कि वो दोनों समीकरण को क्या करेंगे? संतुष्ट कर दे, तो वो एक्स वाई का वो मान क्या कहलाएगा? उस रैखिक समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, ऐसा में एक्स वाई का वह मान जो उन दोनों को समीकरणों को क्या करे? संतुष्ट कर दे, तो एक्स वाई का वह मान क्या कहलाएगा? उन दोनों समीकरण का हल कहलाएगा। ऐसा में आगे चलते हैं। संगति युग्म क्या होता है? कभी कभी समीकरण रैखिक समीकरण युग्म, जो रैखिक समीकरण युग्म दिया रहता है, उसमें जो एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई का मान निकालते हैं, तो कभी कभी ऐसा उसमें पाया जाता है कि उसमें एक हल आता है, एक से अधिक हल आता है। ठीक है, अनंत हल आते हैं, या कोई हल नहीं आता है। तो संगति युग्म कब होगा? यदि किसी रैखिक समीकरण युग्म का कम से कम एक हल हो। कोई भी समीकरण युग्म दिया हो, ठीक है, कोई भी रैखिक समीकरण का दो समीकरण दिया हो और उसका कम से कम एक हल अवश्य हो, ठीक, तो उसको उस समीकरण को क्या कहेंगे? संगत यानी कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट कहलाएगा। यदि किसी रैखिक समीकरण युग्म का कम से कम एक हल हो, तो वो समीकरण युग्म संगत या अविरोधी यानी कॉन्सिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्सिस्टेंट। ठीक, यानी संगत, वो समीकरण क्या? संगत युग्म कहलाएगा। हिंदी में क्या कहते हैं? संगत या अविरोधी, या उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सिस्टेंट। ठीक, असंगत युग्म क्या? यदि किसी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल संभव ना हो। यदि ऐसे रैखिक समीकरण का युग्म दिया हो जिसका एक भी हल ना हो, एक ही हल संभव ना हो, ठीक है, तो ऐसे समीकरण, ऐसे रैखिक समीकरण युग्म को क्या कहेंगे? असंगत, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक, इनकॉन्सिस्टेंट। यदि किसी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल संभव ना हो, तो वह समीकरण युग्म असंगत यानी इनकॉन्सिस्टेंट कहलाता है। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का वहां पे आता है। कुछ रैखिक समीकरण युग्म ऐसे मिलते हैं जिनका कम से कम एक हल अवश्य होता है, तो ऐसे समीकरण को संगत युग्म कहते हैं। ठीक है, संगत युग्म, और इंग्लिश में कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। और कभी कभी क्या, ऐसे रैखिक समीकरण का युग्म जिसका कोई भी हल संभव नहीं होता है, तो ऐसे रैखिक समीकरण युग्मों को क्या कहेंगे? असंगत यानी इनकॉन्सिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसा में आगे चलते हैं। रैखिक समीकरण व उसके हल का आलेखीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, रैखिक समीकरण व उसके हल का आलेखीय निरूपण यानी ग्राफिकल। दो समीकरण दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको हमें क्या देखना है कि ग्राफिकल रूप में उसमें क्या क्या स्थिति बनेगी। ठीक है, आलेखीय रूप से उसकी क्या क्या स्थिति बनेगी, उसको आइए हम जानते हैं। मान लीजिए, माना एक युगपत समीकरण युग्म L1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा दिया है L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
तो हमें इसको समतल में देखना। मान लीजिए कोई दो रेखाएं दिया है, दो रेखाएं दिया हो, एक L1 रेखा हो, एक L2 रेखा हो, उसका समीकरण जो दिया है इस टाइप से क्या रैखिक समीकरण युग में दिया हो, L1 रेखा जो है उसका समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी रेखा जो L2 है उसका क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब दो रेखाएं हैं और उनका समीकरण दिया होगा आपके पास। तो समतल में क्या क्या स्थिति बनेगी, ठीक है, समतल पे आप उसको जब हल करेंगे तो क्या क्या स्थिति बन सकती है उसको आइए जानते हैं। पहली स्थिति क्या बन सकती है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या प्रच्छेद कर सकती हैं। दोनों रेखाओं से अगर हम दोनों रेखाएं जो है उनको जब हल करके देखेंगे, एक्स वाई का मान जो आएगा, अलग अलग मान जो आएगा, अगर उसका हम ग्राफीय निरूपण करेंगे, ठीक है, समीकरण दिया है एक्स का हम अलग अलग मान लेंगे तो वाई का अलग अलग मान आएगा, तो हमें क्या आएगा, क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर प्राप्त होगा, ठीक है। निर्देशांक, जिसको निर्देशांक ज्यामिति में आप क्या पढ़े होंगे, उसको क्या कहते हैं, क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर या निर्देशांक बिंदु, ठीक है। तो हमें 3-4 पॉइंट प्राप्त होंगे। जब उनको हम खींचेंगे उन रेखाओं का, इसका L1 L2 का अलग अलग निकाल के जब उसका हम ग्राफीय निरूपण करेंगे, यानी आलेखीय निरूपण जब करते हैं, तो हमें एक स्थिति ये प्राप्त हो सकती है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या प्रच्छेद कर सकती हैं। तो ये पहली स्थिति हो गई, दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे को प्रच्छेद कर सकती हैं एक बिंदु पर, ठीक, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर सकती, प्रच्छेद कर सकती। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर अर्थात प्रच्छेद नहीं करती हैं, या तो दोनों रेखाएं प्रच्छेद कर सकती, तो पहली स्थिति बनेगी। ये भी हो सकता है कि दोनों रेखाएं क्या समांतर हो, यानी प्रच्छेद ना करें, तो उसके लिए दूसरी स्थिति है, ये क्या है, L1 L2 दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, यानी प्रच्छेद नहीं कर रही हैं, ठीक है। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, दोनों रेखाएं परस्पर संपाती हैं, दोनों रेखाएं क्या परस्पर संपाती हो सकती हैं। जब दोनों रेखाओं का अलग अलग पॉइंट जो समीकरण दिया है, x का मान रखेंगे तो y का मान हमें प्राप्त होगा, तो अलग अलग निर्देशांक बिंदु प्राप्त होगा। जब उसका हम ग्राफीय आलेखीय निरूपण करेंगे तो तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि उनके पॉइंट एक ही रेखा में आ जाएं, दोनों रेखाओं के पॉइंट बिंदु जो हैं क्या हो, एक ही लाइन में आ जाएं, रेखा में आ जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, संपाती, कि वो एक दूसरे पर क्या हो गए, संपाती हो गए, ठीक है, एक दूसरे पर क्या हो गए, वो संपाती हो जाएंगे। तो L1 रेखा भी इसी पर होगी और इसी पर क्या होगी, L2 की रेखा होगी। ये 3 स्थिति होगी, इसके अलावा और कोई स्थिति नहीं हो सकती, ठीक है। रैखिक समीकरण युग में अगर रेखाओं के रूप में दिया है, मान लीजिए दो रेखाएं दिए हैं, तो समतल में उनकी 3 स्थितियां हो सकती हैं। नंबर 1, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रच्छेद कर सकती हैं, या दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हो सकती हैं, या दोनों रेखाएं परस्पर संपाती हो सकती हैं, ठीक है। इनके अलावा और कोई स्थिति नहीं हो सकती है। तो हमने देखा पहली स्थिति, एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं बिंदु, किसी बिंदु पर, ठीक है, मान लीजिए P पर प्रच्छेद करें, ये दोनों क्या समांतर है, और ये तीसरी स्थिति क्या है, L1 रेखा भी उसी पर है और L2 रेखा भी उसी पर स्थित है, ठीक है। असल में आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या सीखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो रैखिक समीकरण युग्म, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, उनको हल करने की क्या क्या विधियां हैं। तो उनके हल करने की, युगपत समीकरण को, ठीक है, हल करने की कितनी विधियां हैं, मुख्य 2 विधियां हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि और नंबर 2 क्या है, एक है प्रतिस्थापन विधि और एक क्या है, बोलिए, आप लोग जानते होंगे क्या, बताइए। एक प्रतिस्थापन विधि है, दूसरी क्या है, हेलो बताइए। एक तो प्रतिस्थापन विधि हो गई आपकी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक, दूसरा क्या है, विलोपन विधि, ठीक है, दूसरा क्या है आपका विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एक है आपका प्रतिस्थापन विधि, ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा क्या है विलोपन विधि यानी इलिमिनेशन मेथड। एक और विधि हम पढ़ते हैं वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। ये तो 2 तो मुख्य हैं, ठीक है, 2 क्या है, मुख्य हैं। एक तो आप जो ग्राफीय वाला बताएं उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, एक विधि वो भी है आपकी, और इसको वो तो क्या आलेखीय रूप से है, ठीक है, वो क्या है
ग्राफिकल मेथड है। और अगर बीजगणितीय रूप से देखें तो हमारी क्या मुख्य दो विधियां, नंबर एक प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा क्या है विलोपन विधि यानी इलिमिनेशन मेथड। और एक और विधि का पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं वज्रगुणनखंड विधि। ठीक है, तो इन तीनों विधियों को हम अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। ठीक है, एक एक विधि करके आपको डिटेल में बताया जाएगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और उस वीडियो का पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।